एपीजी की दुनिया पर आपका स्वागत है। हम लोग इस सेशन में जेई मेंस 2025 के फिजिक्स सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस देखने जा रहे हैं और चैप्टर है काइनेमेटिक्स। जनवरी अटेम्प्ट में इसमें से 4 क्वेश्चन आए और चारों ही क्वेश्चन बहुत बेहतरीन थे। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, देन फिर ये सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको मजा आ जाएगा, झूम जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है और थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। हम जेई मेंस 2025 का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें एक नदी होगी, रिवर होगी बहती हुई, इसमें एक बोट भी होगी और यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा भी कुछ होने वाला है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 27 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर पानी रुका हुआ हो तो एक बोट की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 27 किलोमीटर पर आवर है। अ मैन इन द बोट थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम कुछ ऐसा सोचते हैं कि यार ये तो है हमारी बोट और ये है पानी। बॉट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो है 27 किलोमीटर पर आवर। और इसमें एक मैन है जो एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है ऐसे। बॉल की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। नाउ दिस बॉट इज मूविंग डाउन स्ट्रीम इन द रिवर फ्लो विद 9 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो बॉट है ये 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है इधर। मतलब जो बॉट है, वेलोसिटी ऑफ बॉट, इसको मैंने 9 किलोमीटर पर आवर ले लिया। ओके। और जो रिवर फ्लो हो रही है वो 27 किलोमीटर पर आवर है। ओके। इसमें से मैंने एक बॉल लिया और इस बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया। जब मैं इस बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करूंगा तो बॉल की जो स्पीड है वो मुझे 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। अब आपसे पूछा गया है कि रेंज ऑफ द बॉल इज ऑब्जर्व बाय एन ऑब्जर्वर एट द रेस्ट ऑन द रिवर बैंक। कोई यहाँ पे किनारे पर खड़ा होगा और उसको इसकी रेंज क्या दिखाई देगी। देखो यार, एक बात तो तय है कि अगर बॉल की स्पीड ऊपर की तरफ इतनी है तो बॉल इज अ पार्ट ऑफ बोट। और बोट जो है वो 9 + 27 इतनी स्पीड से मूव कर रही है। तो अगर मैं जो है रिजल्टेंट वेलोसिटी देखता हूँ बॉल की, अ, मतलब इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन के अंदर जो है वो बॉट की स्पीड प्लस रिवर की स्पीड दोनों ऐड हो जाएंगे, ओवरऑल रिजल्टेंट आएगा ना। तो बॉट की जो स्पीड है वो 9 है एंड दिस इज 27। तो ये हो गया आपका 36 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है कि अगर आपकी वेलोसिटीज किलोमीटर पर आवर में दे रखी हैं और अगर आपको उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो अपन लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 मीटर पर सेकंड आ गया। तो बॉल की जो एक्स डायरेक्शन की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड आ गई। ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो वेलोसिटीज हैं इनको तो मैं रिमूव कर देता हूँ जो मैंने अलग अलग लिखी थी। अब मेरे को इसकी नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी पता चल गई एक्स डायरेक्शन में। वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब 10 मीटर पर सेकेंड एक और 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ। तो मैं जानता हूं कि कोई भी जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसके लिए अगर मैं रेंज का एक्सप्रेशन देखूं तो बताओ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए। अगर इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यू एक्स हो, वाई कंपोनेंट यू वाई हो, एंगल थीटा हो, तो जो रेंज होती है इसका फॉर्मूला होता है 2ux/ui/g। ओके। तो अब मेरे पास में इसकी रेंज दी हुई है। ओके। तो रेंज मतलब मेरे को कैलकुलेट करनी है, तो 2ux/ui/g। यू एक्स जो है वो 10 है एंड यू वाई भी 10 है और जी की वैल्यू भी 10 है। ये कैंसिल हो जाएगा और मुझे रेंज मिलेगी 20 मीटर। माई आंसर इज 20 मीटर। ओके। जब मैं इसके यहाँ पे गया ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स पे तो मुझे आंसर सेंटीमीटर में लिखना था। तो मेरा जो आंसर आया वो आया 2 मीटर। और 2 मीटर को, सॉरी 20 मीटर, है ना। अगर मैं 20 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करता हूँ तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे 2000 सेंटीमीटर मिलेगा। सो माई आंसर इज 2000। ओके। 2000 इज माई आंसर सेंटीमीटर्स में, और मीटर्स में कितना आया? 20 मीटर। आई होप आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। जेई मेंस 2025 में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया जो रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हम लोग रीड करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसको मैं दो अलग अलग तरीकों से आपको सॉल्व करवाऊंगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। टू कार्स पी एंड क्यू आर मूविंग इन ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन। आपको बता रखा है कि दो कार ले लीजिए आप और दोनों कार जो हैं वो सेम डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रही है। ये एक कार है
और एक ये दूसरी कार है। ओके, ये दोनों कार जो हैं सेम डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रही हैं, ऐसे आपको दिया हुआ है। एक्सेलरेशन ऑफ कार पी, इसको चलो पी नाम दे देता हूँ, उसको क्यू नाम दे देता हूँ, इंक्रीजेज लीनियरली विद द टाइम। आपको दे रखा है कि पहली वाली जो कार है पी, इसका एक्सेलरेशन मैं A1 मान लेता हूँ, एंड इट इज लीनियरली इंक्रीजेज विद टाइम, मतलब AT इज प्रोपोर्शनल टू टी। तो इसका जो एक्सेलरेशन है मैं KT लिख सकता हूँ, लेट अस K इज अ कांस्टेंट, वेयर इज कार Q मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जबकि इसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो लेट अस उस कांस्टेंट की वैल्यू में कुछ भी मान लेता हूँ, लेट अस A0 है। बोथ कार्स क्रॉस ईच अदर एट टाइम t इज टू जीरो। t इज टू जीरो पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, है ना, सेम डायरेक्शन में चलती हुई। यहाँ पे दे रखा है कि सेम डायरेक्शन में चलती हुई जा रही है। क्रॉस करने का मतलब आप ऐसा ना समझे कि ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, सेम डायरेक्शन के अंदर अपन को दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब क्रॉस करने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आती हुई नहीं है। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स आपको बताना है, इंक्लूडिंग द क्रॉसिंग एट t इज टू जीरो। ये पहली क्रॉसिंग है, तो हमको देखना होगा कि यार इसके बाद में कितनी क्रॉसिंग्स हो सकती हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से करेंगे, एक तो मैथमेटिकली और एक बार कंसेप्चुअली। ओके, मैं सबसे पहले एक बार इसको मैथमेटिकली करना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसका एक्सेलरेशन इतना और इसका एक्सेलरेशन इतना, और हमको इसकी वेलोसिटीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो मैंने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है। और क्योंकि दो पार्टिकल जब होते हैं तो हमको रिलेटिव मोशन लेना ही लेना पड़ेगा, तो मैं इसे मान लेता हूं कि मैंने q को रेस्ट पे मान लिया। q के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं, तो मैं वेलोसिटी ऑफ p लिख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू q। q के रेस्पेक्ट में अगर मैं p की वेलोसिटी लिखता हूं तो वो vp माइनस vq हो जाएगा। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। ओके ओके, इस वेलोसिटी को मैंने v0 लिख दिया। अच्छा, दूसरी बात आई कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q, ये भी लिख लेता हूं। एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q, तो p का एक्सेलरेशन माइनस q का एक्सेलरेशन, तो दिस इज kt एंड दिस इज a0। ओके, ये मेरे पास में एक्सेलरेशन आ गया। अब अगर मेरे को बताना है कि दोनों कब कब क्रॉस होंगे, तो देखो यार, दो कभी भी दो चीजें, कोई भी दो ऑब्जेक्ट तब क्रॉस होते हैं जब उनके बीच का जो सेपरेशन है वो जीरो है ना। जैसे मान लीजिए कि एक कार यहाँ है और एक कार यहाँ है, तो ये क्रॉस थोड़े कर रही हैं। मान लीजिए ये वाली कार स्लो चल रही है और ये वाली कार फास्ट चल रही है, तो कुछ देर के बाद में ये वाली स्लो वाली कार तो यहाँ आ जाएगी, और फास्ट वाली कार क्योंकि वो तेज चल रही थी तो वो यहाँ आ जाएगी। तो इस कंडीशन में ये दोनों कार्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, है ना। तो जब कोई दो कार्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो मान लीजिए इसका डिस्प्लेसमेंट मैंने S1 लिया और यहाँ से इसका S2 लिया, तो जिस समय दोनों की पोजीशन सेम होगी उस समय ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो मैं काम करता हूँ कि मैं यार इसका किसी भी टाइम पे इसका पोजीशन निकालता हूँ और उसका किसी भी टाइम पर पोजीशन निकालता हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे इस रिलेटिव एक्सेलरेशन से आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर मैं इस रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करता हूँ जो KT माइनस A0 है, तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि यार मैं जानता हूँ कि अगर मैं S को डिफरेंशिएट करता हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में तो मुझे वेलोसिटी मिलता है, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करता हूँ तो एक्सेलरेशन मिलता है। तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने पर वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पर मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो मैं इस A को लिख देता हूँ dv अपॉन dt। ओके, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो dv इज इक्वल टू हो जाएगा KT माइनस A0 इंटू dt। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं, t इज इक्वल टू जीरो पे इन्होंने स्टार्ट किया, t इज इक्वल टू जीरो पे इनकी वेलोसिटी v0 थी, किसी भी t टाइम पर इसकी वेलोसिटी v हो गई। इंटीग्रेशन dv का मतलब v हो जाएगा, v0 से लेकर v तक लिमिट लग जाएगी, v माइनस v0 हो जाएगा, ये टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस A0 इंटू टी। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, ये मेरे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। ओके, अब अगर मैं इस वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, है ना। तो ds इज इक्वल टू ये हो जाएगा, तो ds इज इक्वल टू हो जाएगा v0 माइनस A0 t प्लस KT स्क्वायर अपॉन 2 dt। हम लोग पहले मैथ्स करेंगे और फिर जब वो मैथ्स आ जाएगी तो उसको हम लोग हमारी लाइफ से जोड़ेंगे, है ना। अब मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, t इज इक्वल टू जीरो पे उनके बीच में सेपरेशन कितना था, जीरो, और किसी भी t टाइम पर इनके बीच में सेपरेशन s हो गया। तो इंटीग्रेशन ds तो s हो जाएगा, ये v0 t माइनस A0 t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस k बाई 2
टी क्यूब अपॉन 3, ये मेरे पास इक्वेशन हो गई यारो। ये जो इक्वेशन मेरे पास बनी, ये इक्वेशन जरा देखो इस इक्वेशन को गौर से। अब मेरे को देखना है कि यार कब कब ये क्रॉस करेंगी। तो जब जब ये क्रॉस करेंगी तो इनके बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन है ये कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तभी तो वो क्रॉस करी हुई मानी जाएगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया रिलेटिव सेपरेशन इनका 0 हो जाना चाहिए। अब देखो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, कोई भी जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, उसमें ये टाइम की हाईएस्ट पावर से देखा जाता है कि उस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हो सकता है कुछ रियल मिले या कुछ वो मिले आपको इमेजिनरी सॉल्यूशंस। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। इसका मतलब टी के मुझे 3 सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। ओके, वी कैन गेट 3 वैल्यूज ऑफ टी, जिसमें से एक वैल्यू तो टी इजिकल्स टू 0 ही हो जाएगी। यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 2 और वैल्यूज आ जाएंगी। इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि इसके जितनी बार कितनी बार ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, अगर मुझको ये निकालना हो मैक्सिमम नंबर पॉसिबल नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स, तो उनकी संख्या 3 आ जाएगी। ओके, सो डन, दिस इज मैथमेटिकली, दिस इज अ मैथमेटिक्स तरीका। लेकिन अगर मैं अब आपको जोड़ता हूँ इसको रियल लाइफ से, है ना, कि यार ऐसा क्या 3 कैसे पॉसिबल है, हाउ इज इट पॉसिबल कि यार ये 3 बार एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं। तो आओ शुरू करते हैं। जैसे तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने ये 2 कार्स ले ली, है ना। एक ये कार है आपकी, दिस इज अ कार, और ये रेड कलर की कार थी, इसके पहिए भी रेड ले लेते हैं चलो। और एक ब्लू कलर की कार ले लेते हैं। चलो ग्रीन ले लेते हैं यार, है ना, जिंदगी में अलग अलग रंग होने चाहिए ना। ये लीजिए, मैंने ग्रीन कार ले ली। अभी दोनों कार जो हैं टी इज टू 0 पर यहाँ थी, और ये यूं मूव कर रही थी। मैंने इसका जो एक्सेलरेशन लिया था वो लिया था के टी, और इसका एक्सेलरेशन लिया था ए नॉट। ओके, और इसकी वेलोसिटी इधर थी और इसकी वेलोसिटी भी इधर थी। तो अगर मैं इसको रेस्ट में मान लेता हूँ, दूसरे वाले को, अगर मैं दूसरे वाले को रेस्ट में मान लेता हूँ, तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, उनका जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो कितना आ जाएगा। रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, अब इस वन को भी हटा देता हूँ, और रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा के टी माइनस ए नॉट, है ना। अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात करता हूँ, मतलब दूसरे वाले को रुका हुआ मानता हूँ, तो आप इसकी वेलोसिटी को भी हटा दीजिए। ठीक है, आप इसकी वेलोसिटी को भी हटा दीजिए, तो यहाँ पे सिर्फ ये वाली वेलोसिटी बन जाएगी। ये भी हट गया, ये भी हट गया, और इसकी जो वेलोसिटी है इसको मैं सिंपली वी लिख देता हूँ। ठीक है जी, मतलब मैंने क्यू को रेस्ट में मान लिया है। अब ये मेरे पास एक्सेलरेशन का जो है मैथमेटिकल रिलेशन बना, ए इज इक्वल्स टू के टी माइनस ए नॉट। अब मुझे ये नहीं पता है कि यार के की वैल्यू कितनी है, और मुझे ये नहीं पता है कि ए नॉट की वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पर मेरे पास में 3 केसेस हो सकते हैं। एक केस तो हो सकता है कि जो के टी इज ग्रेटर देन ए नॉट हो। एक हो सकता है कि के टी इज इक्वल्स टू ए नॉट हो, और एक हो सकता है कि के टी इज लेस देन ए नॉट हो। 3 कंडीशंस बन सकती हैं। अगर के टी छोटा हो गया, थर्ड वाले केस की बात करते हैं, अगर ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, तो छोटा माइनस बड़ा मतलब ए की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाएगी। अच्छा, वी तो मेरा पॉजिटिव ही है क्योंकि मैंने इस तरफ ले रखा है, तो वी जो है वो मेरा पॉजिटिव है, और ए अगर नेगेटिव आ जाता है तो दिस इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन। इसका मतलब स्टार्टिंग में मेरे को रिटार्डेशन का केस मिलेगा। अगर के टी और ए नोट की वैल्यू में कुछ के टी बड़ा होता है ए नोट से, तो इट इज ऑलवेज एक्सेलरेशन, ए पॉजिटिव एंड वी पॉजिटिव, दिस इज एक्सेलरेशन। बट अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो यहाँ पे इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और ये एक यूनिफॉर्म मोशन करेंगे। मतलब ये कभी एक तरह से अगर यूनिफॉर्म मोशन हो गया तो बस फिर ये कभी क्रॉसिंग होगी नहीं एक तरह से। तो मैं तीनों केसेस की पॉसिबिलिटीज लेके चलता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना, तो मुझे हर तरीके का केस लेना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले ये वाला केस लेके चलता हूँ, ये भी लेके चलता हूँ, और ये भी लेके चलता हूँ। अगर मैं के टी इज ग्रेटर देन ए नोट ले लेता हूँ, तो मुझे ये पता चल गया कि ये एक्सेलरेटेड है, ये तेज चल रहा है और ये धीमा चल रहा है, इसका मतलब दोबारा कभी क्रॉसिंग होगी ही नहीं। अगर दूसरा वाला केस लेके चलता हूँ तो इसमें भी कभी क्रॉसिंग होगी नहीं, एक ही क्रॉसिंग मानी जाएगी। लेकिन खेल तब पलटेगा यारों जब हम इस वाले केस की बात करते हैं कि के टी इज लेस देन ए नॉट, तो ए माइनस में है। ए माइनस में होने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये इधर एक वेलोसिटी इसकी इधर थी, बट ए अपोजिट डायरेक्शन में था, जिसके कारण ये जब आगे बढ़ेगा तो धीमे धीमे स्लो होता जाएगा, और स्लो होते होते हर चीज को एक बार रुकना ही होता है।
ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर आएगा, इंस्टेंटेनियस रेस्ट। ओके, जैसे ही रेस्ट में आएगा तो वेलोसिटी इसकी 0 हो चुकी है, और जो एक्सेलरेशन है इसका वो कौन सी डायरेक्शन में है? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका? इस तरफ, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि जब यहाँ पर पहुंचा है तो इसकी वेलोसिटी 0 है, बट एक्सेलरेशन इस तरफ है, जिसके कारण ये पलटी मारेगा एंड टणा टणा, और इस तरफ आना शुरू हो जाएगा। ये जो इस तरफ लगता हुआ जो एक्सेलरेशन है इसको आगे बढ़ाएगा, इसकी स्पीड भी अब इधर है, और धीमे 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 नहीं, तेज तेज तेज, धड़ 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 इसको एक्सेलरेट करेगा। ओके, क्योंकि v और a जो है वो सेम डायरेक्शन में हो गए। जब v और a सेम डायरेक्शन में होते हैं तो एक्सेलरेशन होता है टन 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 टन, ठीक है, धूम मचा दी भैया। ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, और जब आगे की तरफ बढ़ रहा है तो जब ये यहाँ से क्रॉस होगा, जब ये यहाँ से क्रॉस होगा तो ये क्रॉसिंग हो गई, दिस इज दूसरी क्रॉसिंग। ये पहली क्रॉसिंग थी, ये दूसरी क्रॉसिंग हो गई। भैया इतनी तेज स्पीड है, इसकी स्पीड इस तरफ है, और जो उसका एक्सेलरेशन है वो भी इस तरफ है। तो ये जो है ये अभी रोके से नहीं रुक रहा है, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अब हमें एक बात पे और ध्यान देना होगा, अगर ऐसा हो गया तो अब इसके दो कोलिजन्स माने जाएंगे, मतलब दो क्रॉसिंग्स मानी जाएंगी, और ये बस आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन जरा देखो, हम जो रिलेटिव एक्सेलरेशन लेके चल रहे हैं उसकी इक्वेशन है के टी माइनस ए नॉट, और हमारी इस पूरी कहानी में हमारा टी बढ़ता जा रहा है, हमारी इस पूरी कहानी में टी बढ़ता जा रहा है। ओके, अगर टी बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, तो के की वैल्यू अगर थोड़ी कम भी होगी पर टी से मल्टीप्लाई होकर एक कंडीशन ऐसी आ ही जाएगी जब के टी ए नॉट से बड़ा हो जाएगा। ओके, जब के टी ए नॉट से बड़ा हो जाएगा मेरे यारों, अभी तक तो के टी ए नॉट से छोटा था, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि जब के टी ए नॉट से बड़ा हो जाएगा, और जैसे ही बड़ा हो जाएगा तो ए पॉजिटिव हो जाएगा। और ए पॉजिटिव होने का मतलब समझते हो कि ठीक है इसकी वेलोसिटी इस तरफ थी, बट अब ए पॉजिटिव हो चुका है। नाउ ए इज पॉजिटिव एंड वी इज नेगेटिव। जब वी और ए दोनों के साइन अपोजिट होते हैं मेरे दोस्त, तो अब दोबारा से रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जब दोबारा से रिटार्डेशन स्टार्ट होगा तो ये आगे बढ़ता 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 एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब दम तोड़ देगा। अगेन ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट में आ जाएगा, और जैसे ही रेस्ट में आएगा तो एक्सेलरेशन तो अब इस तरफ लग ही रहा है, ये एक्सेलरेशन इसको इस तरफ खींच लेगा। ओके, जब ये इसको इस तरफ खींच लेगा तो अब तो टी की हर वैल्यूज के लिए ए पॉजिटिव है ही है, और इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो अब दोबारा से कभी ऐसा नहीं होगा कि ये वापस रुके, क्योंकि वापस तभी रुकता है जब ए की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। बट अब तो एक बार जब पॉजिटिव हो गई ना, तो उसके बाद में पॉजिटिव हो गई, तो अब ये एक्सेलरेट ही होगा, अब एक्सेलरेट ही होगा, आगे आगे बढ़ेगा। तो जब ये इस तरफ यहाँ से शुरुआत हुई, फिर यहाँ पे क्रॉसिंग हुई, और फिर जब ये यहाँ आया बेटा, तो यहाँ पे तीसरी बार इसकी क्रॉसिंग हुई, यहाँ पे तीसरी बार इसकी क्रॉसिंग हुई, दिस इज थर्ड टाइम ये क्रॉस हुए हैं इस पॉइंट से, जब एस 0 हुआ है। लेकिन अब इसके बाद में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनने वाली, देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि ये दोबारा से क्रॉस हो पाए या फिर से ये रिटार्ड हो पाए। ओके, तो आई होप 1, 2 एंड 3 अगर मैं बात करता हूं कि कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है, तो मैंने आपको मैथ से भी बताया कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन बन रही थी इसमें हाईएस्ट पावर 3 थी, तो यहाँ से मुझे इसके 3 सॉल्यूशंस मिले। ओके, मुझे यहाँ से इसके कितने सॉल्यूशन मिले थे? 3 सॉल्यूशंस। और जब मैंने यहाँ करके देखा इसको, तो यहाँ से भी मेरे को कितने सॉल्यूशंस मिले हैं? 3 सॉल्यूशंस मिले हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3, 3 and 3. The velocity time graph of an object moving in a straight line is shown in figure. What is the distance covered by the object between 0 to 4 seconds? 0 से 4 सेकंड्स तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है उसकी वैल्यू बतानी है। एक बात आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से कि कभी भी आपको वेलोसिटी और टाइम में कोई ग्राफ दे दिया जाए, तो हम लोग जानते हैं कि जो एरिया अंडर दिस इज वीटी कर्व, ये जो एरिया होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व एंड टाइम एक्सिस, ये जो एरिया होता है ये डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। अगर पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा हो, एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा हो, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं ये वाला एरिया निकाल लेता हूं पूरा, ये वाला एरिया, तो ये एरिया ही आपका डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को शो करेगा यहाँ पे। तो ये एरिया अगर निकालता हूँ तो देखो एक तो ट्राइंगल बन रहा है, और एक ये
रेक्टेंगल बन रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज 2 एंड हाइट इज 10, प्लस रेक्टेंगल का एरिया, ये वाली लेंथ तो 2 आ गई क्योंकि ये 4 और ये 2 है तो उनका डिफरेंस 2 आ जाएगा, और ये 10 है तो 2 इंटू 10, ये कैंसिल हो गया, दिस इज 10 एंड दिस इज 20, so the correct answer is 30 meter. Motion of an airplane is represented by velocity time graph as shown below, the distance covered. देखो एरोप्लेन का वीटी कर्व देखो आप, और आपको देखो कि एरोप्लेन की जो इनिशियल स्पीड है वो 200 मीटर पर सेकंड है। एरोप्लेन ऊपर की तरफ जब जा रहा होगा तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है ना, कंटिन्यूसली 200 से 400, और फिर जब वो एक पर्टिकुलर हाइट पे चला गया तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द एयरप्लेन इन द फर्स्ट 30.5 सेकंड्स। तो देखो यार, एक बात हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी आपको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ मिल जाए, ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, तो इस ग्राफ के लिए मैं कह सकता हूं कि एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व मतलब वेलोसिटी टाइम कर्व एंड टाइम एक्सिस, ये इसके डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। अगर पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर ही होता है। तो हमें करना क्या है, अब ये तो तय हो गया कि ये 30.5 तक पूछ रहा है, 30.5 यहाँ होगा है ना, 30.5, तो आप ये कंप्लीट एरिया निकाल लीजिए, ये वाला, ये जो एरिया होगा यही इसके द्वारा डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड होगा उसकी वैल्यू होगी। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ पे दो प्रकार से, तो ये वाला एरिया ले लो अलग से और एक ये वाला अलग से ले लो ना, ये वाला एरिया निकाल लेता हूँ मैं और फिर ये वाला एरिया निकाल लेता हूँ। तो ये वाला जो एरिया है, दिस इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। देखो ये वाली जो साइड है ये इसकी लेंथ तो 200 है, ये वाली साइड की लेंथ 400 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है, तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मतलब 200 प्लस 400, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 2, ये 2 से 2 कट गया एंड दिस इज 600 मीटर आ जाएगा। ओके, इधर 600 मीटर आ गया। इसी तरह से अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये वाला एरिया कितना होगा, तो दिस इज अ रेक्टेंगल, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो दिस इज 400 एंड ये 30.5 है और ये 2 है, तो ये जो 30.5 में से 2 घटा दो, यू विल गेट 28.5 सेकेंड्स। तो 400 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 114000। ओके, अब आप एक काम करो, इन दोनों को जोड़ दो, है ना, 14, ये 11,400 आ जाएगा। तो जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो आएगा आपका 11,400 प्लस 600, ये हो गया आपका 12,000 मीटर। लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो किलोमीटर्स में दिए हुए हैं ना, किलोमीटर में, तो इसको मैं 12 किलोमीटर भी बोल सकता हूँ, और इस तरह से हमारा जो सही आंसर है वो आया 12 किलोमीटर। ओके, आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। ये सिमिलर टॉपिक्स हैं, मतलब काफ़ी फेमस प्रोफाइल्स हैं ये, इनके ऊपर एग्जामिनेशन में खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे ही मैंने जेई मेंस के लगभग हर चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं, इन्हें देखो और अपने कंसेप्ट को मजबूत करो। ओके, आपकी जो भी फीलिंग है कमेंट के थ्रू मुझे बताओ, और आपका एक लाइक जब मेरे तक पहुंचेगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ में भी अच्छे अच्छे वीडियोस को शेयर करो।